लेट्स कंटिन्यू फर्दर, जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ही। सो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन जो है एक सरफेस फिनोमिना है और अब्सॉर्प्शन जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। उसमें पूरा का पूरे बल्क ही इन्वॉल्व करता है पार्टिकल के साथ। इट इज अ बल्क फिनोमिना। उसमें पूरे के पूरे पार्टिकल्स इक्वली एंड यूनिफॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एब्जॉर्प्शन है उसमें रेट ऑफ एक्सचेंज जो है, क्योंकि सरफेस एरिया पहले बड़ा होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं पूरा सरफेस एरिया ओपन है, सो पार्टिकल्स जो है सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। तो पहले जो स्पीड होती है, रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है थोड़ा फास्ट होता है एंड लेटर ऑन ये थोड़ा स्लो जाता है, पर ये पूरा यूनिफॉर्मली ही होता है। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ही काम चलता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्पंज का, एक फॉर्म का। आप एक फॉर्म को पानी में डिप कर दोगे तो मान लो एक फॉर्म है, फॉर्म को पानी में डिप कर दोगे तो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो इक्वली ही पानी को अब्सॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा करेगा या यहाँ कम करेगा, ये पूरा का पूरा इक्वली एंड यूनिफॉर्मली इन्वॉल्व होगा फॉर अब्सॉर्प्शन प्रोसेस में। सो ये था हमारा एब्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन का एक छोटा सा क्विक रिव्यू। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले थे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज, एब्सॉर्बेट एंड एब्सॉर्बेंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज हम करने वाले थे एब्सॉर्बेट एंड एब्सॉर्बेंट। अब एब्सॉर्बेट क्या होता है? जो चीज एब्सॉर्ब हो रही है, ये सरफेस है, इस पे ये पेन रखा जा रहा है, तो पेन जो वो एब्सॉर्बेट होगा और जिस पे होगी, मान लो ये डस्टर पे हो रही है पेन, तो ये डस्टर एब्सॉर्बेंट होता है। जो चीज एब्सॉर्ब हो रही है दैट इज एब्सॉर्बेट, जिस चीज पे हो रही है दैट इज एब्सॉर्बेंट। इसका आप एक सॉल्यूशन चैप्टर में आपने ऑलरेडी टर्म पढ़ी होगी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? एक ग्लास में ज्यादा सा पानी है, उसमें मान लो चीनी ऐड हो रही है, तो ग्लास में चीनी ऐड हो रही है, पानी में चीनी ऐड हो रही है, तो पानी एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड शुगर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। जो चीज डल रही है दैट इज सॉल्यूट, जिसमें डल रही है दैट इज अ सॉल्वेंट। सिमिलरली जिस पे एब्सॉर्प्शन हो रहा है दैट इज एब्सॉर्बेंट, जो चीज एब्सॉर्ब हो रही है दैट इज एब्सॉर्बेट। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप ब्रेड एंड जैम। ब्रेड पे आप जैम लगा रहे हैं, सो ब्रेड इज एब्सॉर्बेट एंड जैम इज एब्सॉर्बेट। आप सोफे पे बैठे हुए हैं, सोफा इज एब्सॉर्बेंट एंड यू गाइस आर एब्सॉर्बेट। हम एग्जांपल ले सकते हैं बेड हो गया, मान लो इस पे आप लेटे हुए हो, ठीक है, सो बेड जो है थोड़ा थोड़ा बेड से मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा सा। सो एब्सॉर्बेंट इज बेड और आप जो है एब्सॉर्बेट हो। समझ आएगा? एब्सॉर्बेट जो सब्सटेंस एब्सॉर्ब हो रहा है, एब्सॉर्बेंट जिस पे एब्सॉर्प्शन चल रहा है, जिस पे एब्सॉर्ब हो रहा है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की टर्म में आप पढ़ सकते हो। एक स्पॉन्ज जो है वो पानी को एब्सॉर्ब कर रहा है, जमीन पे पानी गिरा हुआ है, पानी को एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पे? जो पानी गिरा हुआ है, और स्पॉन्ज जो है वो एज अ सॉल्वेंट का यानी एब्सॉर्बेंट का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? सो ये था हमारा कुछ टर्म एब्सॉर्बेट, एब्सॉर्बेंट। जो चीज एब्सॉर्ब हो रही है और जिस पे हो रही है दैट इज एब्सॉर्बेंट। एब्सॉर्बेंट को दूसरे टर्म से सॉल्वेंट से भी याद रख सकते हो, सॉल्वेंट। ट्रिक याद करने की ईएनटी क्या थी? इसके आपने मुझे ईएनटी है तो दूसरा ऑब्वियसली सॉल्यूट हो गया, दूसरा ऑब्वियसली आपका सॉल्यूट बोला गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, ये तो था एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कुछ फ्यू टर्मिनोलॉजीज और है हमारे पास। नेक्स्ट इज सॉर्प्शन। सॉर्प्शन जो है वो एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों से मिलके बना है। एब्सॉर्प्शन दोनों से मिलके बना है। ए बी हटा दो, सॉर्प्शन बनता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, ये कपड़ा ले लो, ये जो कलर है अगर इसे डाई किया है पिंक कलर से तो बाहर तो पिंक दिख रहा है, अंदर की थ्रेड्स तक इसकी पिंक होती है, बाहर तो इट इज पिंक,
अंदर के थ्रेड्स तक अगर आप इसे फाड़ के देखोगे तो पिंक पिंक थ्रेड निकलेगी। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, आप चौक को डिप कर दो इंक में, कोई भी इंक ले लो, चौक का फेवरेट कलर लो, लाल काला पीला जो मन करे उसमें डिप करो। जब आप चौक को निकाल के ब्रेक करोगे तो आपको उसमें चौक का कलर दिखेगा। मान लो आपने ब्लू कलर में डिप किया है, चौक को ब्रेक करोगे तो उसके अंदर भी ब्लू दिखेगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्प्शन। इसमें बाहर भी हुआ है, अंदर भी हुआ है। बाहर भी ब्लू कलर दिखा है, अंदर भी दिखा है, बाहर भी पिंक कलर है, अंदर भी पिंक कलर है। दैट इज सॉर्प्शन। Another term is desorption. Desorption होता है removal of adsorbed substance. Removal of adsorbed substance. ये मैंने बोर्ड पे किया, इसे मिटा दिया। जो एब्जॉर्ब हुआ था, एब्जॉर्ब बी का हमारे पास कोई रोल नहीं है। एब्जॉर्ब का यूज है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का यूज हमारे पास अभी नहीं आएगा, ठीक है। सो जो एब्जॉर्ब हुआ डी वो हमने मिटा दिया। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिसॉर्प्शन, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस। आप चेयर पे बैठे हो, उठ गए, खड़े हो गए, हट के चेयर से, टेबल पे एक पेन रखा हुआ है, उठा दिया, रिमूव कर दिया, तो रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास ओकल्शन, OCCL, ओकल्शन। किसी भी सरफेस पे, किसी भी मेटल सरफेस पे गैस का एब्जॉर्ब होना, किसी भी मेटल सरफेस पे गैसेस का एब्जॉर्ब होना, दैट इज ओकल्शन। Another, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, what is positive and negative absorption? What is positive and negative absorption? I know अभी आप बोलोगे केमिकल, इसके दो पार्ट होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, हम उस पर भी आते हैं, पर उससे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन वो होता है जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और एब्जॉर्बेट सरफेस पे ज्यादा होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सरफेस पे ज्यादा होता है देन बल्क, दैट मींस इट इज पॉजिटिव। पर जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या एब्जॉर्बेट सरफेस पे बहुत कम होता है, उसे वो देन बल्क, हम बल्क से कंपेयर करें देन बल्क, देन इट इज नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। I'll repeat it again. जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और एब्जॉर्बेट सरफेस पे ज्यादा होता है देन बल्क, देन इट इज पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। When amount of solute or adsorbate is less in number, concentration than surface on surface, then bulk, then it is negative absorption. So these are few terminologies. हमने आज पढ़ा adsorbate के बारे में, adsorbate, sorption, desorption, occlusion. Next हमारे पास एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले, what is the process of एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन होता क्यों है? एब्जॉर्प्शन होता क्यों है? नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता क्यों है। ये एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है। इस बीकर में पानी है, इस बीकर में क्या है? पानी। अगर हम पानी के अंदर के पार्टिकल लेते हैं, ये वाले बल्क के, तो ये सारे पार्टिकल हर एक दूसरे पार्टिकल से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कुछ खाली नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये सारे के सारे स्टेबल भी है और बैलेंस्ड भी है। जब ये स्टेबल होंगे, बैलेंस होंगे, तो इनकी एनर्जी लेवल भी लो होगा। क्यों हबड़-तबड़ करेंगे? जब स्टेबल है, आप अपने घर में आराम से लेटे हो तो एनर्जी लो है, पर वहीं आग लग जाए तो एनर्जी तेज हो जाएगी ना भागने के लिए। सो यहाँ पे क्या एनर्जी लो है और स्टेबल है, बैलेंस है, और एनर्जी जो है लो है, ठीक है, लेस है। लो और आप लेस बोल सकते हैं, एनर्जी यहाँ पे लेस है। पर अगर हम यहाँ पे सरफेस की बात करते हैं, अगर सरफेस के जो पार्टिकल है वो
आर अनस्टेबल, अनस्टेबल हुए तो ये अनबैलेंस्ड भी हुए, और अनबैलेंस्ड हुए तो ये अपनी को बैलेंस करने के लिए एनर्जी बहुत हाई रखेंगे। जैसे अगर आपके पास आपको घर जाने के लिए किराया चाहिए 6 रुपए या 8 रुपए, और अगर आपके पास 8 रुपए में से 7 रुपए है तो आप पूरी कोशिश करोगे ना 1 रुपया कहीं से मिल जाए तो आप एनर्जी थोड़ी हाई रखोगे ना, उस पर एफर्ट्स तो डालोगे। सिमिलरली अपने एफर्ट्स डालते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही इसे कोई भी पार्टिकल मिलते हैं तो ये क्या करता है, उन पार्टिकल्स को अटैच करने की कोशिश करता है। जैसे ही इसे कोई भी पार्टिकल मिले उन्हें अपने साथ बाइंड करने की कोशिश करता है। जब ये पार्टिकल यहाँ बाइंड होते हैं, जब ये पार्टिकल सरफेस पे बाइंड होते हैं, ये पार्टिकल सरफेस पे बाइंड होते टाइम कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या एनर्जी होती है तो एनर्जी रिलीज होती है इनके बीच। यहाँ से एनर्जी जो है इसका अमाउंट रिलीज होता है, यानी एनर्जी बाहर निकलती है, विच इज एक्सोथर्मिक। जब एक एटम दूसरे, जब ये एटम सरफेस पे आकर चिपक रहा है, बाइंड हो रहा है, थोड़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइज हो रहा है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो जब बाहर निकलती है एनर्जी, दैट इज एक्सोथर्मिक। तब डेल्टा एच जो होता है उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। इज इट क्लियर? आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिससे हमें मिल चुका है डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, टी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब एंट्रोपी, जब ये पार्टिकल अभी तक सरफेस पे फ्रीली घूम रहा था बेचारा, अभी सरफेस पे चिपक गया, अभी तक तो एनवायरनमेंट में घूम रहा था, अभी सरफेस पे चिपक गया। जब ये सरफेस पे चिपकता है तो इसकी एंट्रोपी भी लेस हो जाती है, एंट्रोपी भी कम हो जाती है, तो जिससे डेल्टा एस जो होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा एस भी जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होता है नेगेटिव प्लस टी डेल्टा एस। तो इसका जो है नेगेटिव का डायमेंशन कम है क्योंकि दोनों वैल्यू, इसका डायमेंशन जो है मैग्नीट्यूड जो है थोड़ा सा ज्यादा है। दोबारा सुनिए, रीजन क्या है? रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन, जब ये अंदर वाले जो पार्टिकल होते हैं बल्क के, उनके पार्टिकल फुल्ली स्टेबल होते हैं क्योंकि वो हर तरफ से सराउंडेड है, प्रॉपर्ली बैलेंस होते हैं, और जो एनर्जी लेवल होता है उनका लेस होता है। अगर हम बात करते हैं सरफेस के दे आर अनस्टेबल, क्योंकि उनके पास सरफेस पे कोई लेयर नहीं है, दे आर अनस्टेबल। उनके जो पार्टिकल है थोड़े से अनबैलेंस होते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा निकालते हैं, सो एनर्जी जो होती है यहाँ पे हाई होती है। तो जब कोई भी इन्हें पार्टिकल एनवायरनमेंट से कोई भी गैस पार्टिकल आता है, कोई भी पार्टिकल आके इनके साथ अटैच होता है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जब अटैच हो रहा है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है, थोड़ा ही और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है, जिसकी वजह से जब ये अराइज होता है तो एनर्जी कुछ बाहर निकलती है। एनर्जी बाहर निकलती है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है। ये आप सब 11th क्लास में ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। डेल्टा एच, सॉरी ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस इज एंट्रोपी, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, अभी तक तो घूम रहा था आराम से, अब वो आगे अटैच हो गया तो एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी डेल्टा एस भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाती है, ये डेल्टा टी एस जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है। सो जब तक डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बड़ा है तब तक टी डेल्टा एस जो है उसमें टी डेल्टा एस भी तब तक आपका बड़ा होगा, यानी जब तक टी डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है तब तक टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो बड़ा है टी डेल्टा एस से, इसकी वैल्यू जो टी डेल्टा एस से बड़ा है तब तक डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। पर जैसे जैसे सरफेस खत्म होता जाता है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो ये बड़ा है मैग्नीट्यूड क्योंकि सरफेस पूरा बड़ा है, पर एक टाइम बाद आता है सरफेस खत्म तो पार्टिकल कहाँ अटैच होंगे, उस टाइम डेल्टा जी की वैल्यू जो है 0 हो जाती है। एक टाइम आता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस,
डिक्रीज हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि पहले तो उसका फास्ट हो रहा है, सरफेस एरिया बड़ा है, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बड़ा है स्टार्टिंग के रिएक्शन में, बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, पर समय के साथ सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, पार्टिकल सारे के सारे यहाँ पे अटैच होते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं, तो इसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता जा रहा है। पार्टिकल अटैच होते जा रहे हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज होता जा रहा है, तो जिससे डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड बढ़ा था टी डेल्टा एच से, एक टाइम बाद ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे एंड जिससे डेल्टा जी एक टाइम बाद जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, इसमें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट लगा है, आई नो ज्यादा डिटेल में नहीं आते, बस अभी समझ लीजिए। बल्ब के पार्टिकल ज्यादा स्टेबल है, इसके पार्टिकल अनस्टेबल है, इसके पार्टिकल ज्यादा बैलेंस्ड है, ये वाले पार्टिकल अनबैलेंस्ड है, इनके पार्टिकल के पास एनर्जी कम है, स्टेबल है, इनके पास बहुत हाई एनर्जी, तो ये अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को करते हैं। थोड़ा सा मैंने थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो फाइन, अदरवाइज ये 3 पॉइंट आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, जिसे हम फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं एंड कीमोजॉर्प्शन भी कहते हैं। सो फिजियोजॉर्प्शन एंड कीमोजॉर्प्शन में जनरली डिफरेंस आता है एंड ऑल्सो 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, जो भी टर्म आप पूछेंगे बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चंस बन के आते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड कीमोजॉर्प्शन इज, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एब्सॉर्बेंट के, वो वीक वन डाय वॉल फोर्स से अटैच्ड होते हैं, दे आर अटैच्ड बाय वीक वन डाय वॉल फोर्स, वीक वन डाय वॉल फोर्सेस। पर कीमोजॉर्प्शन में जो बॉन्ड होते हैं दे आर अटैच्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है दैट इज स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में स्मॉल केमिकल फोर्सेस लगते हैं इनमें। फर्स्ट इज जो फिजियोजॉर्प्शन है उसमें वीक वन डबल फोर्सेस होते हैं, यानी सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं वो वीकली अटैच्ड होते हैं, पर केमिकल में जो होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स अटैच होते हैं एक दूसरे से। दैट वाज द फर्स्ट डिफरेंस एंड द सेकंड डिफरेंस इज जो वीक फोर्सेस होते हैं, जो इनके वीक फोर्सेस होते हैं क्योंकि पार्टिकल इजीली टूट जाते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल्स जो है वीक वन डबल फोर्स से अटैच्ड हैं, तो पार्टिकल्स यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, उनकी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है पार्टिकल की, वो बहुत कम होती है। एब्जॉर्प्शन इज लेस, अराउंड 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स, बट यहाँ पे जो होती है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है वो अराउंड 200 to 400 किलो जूल होती है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे बहुत टाइटली अटैच्ड है, उन्हें तोड़ने के लिए बहुत हाई एंथैल्पी की जरूरत होती है। वहाँ पे वीक वन डबल फोर्सेस है और यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत टाइटली अटैच्ड है। किस किस के बीच में? यहाँ पे भी बात हो रही है एब्सॉर्बेंट के पार्टिकल की और एब्सॉर्बेंट के पार्टिकल की। जो पार्टिकल एब्सॉर्बेंट से जुड़े हैं बहुत ही ज्यादा टाइटली अटैच्ड होते हैं। देन थर्ड डिफरेंस जो आता है फिजियोजॉर्प्शन में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे फिजियोजॉर्प्शन में, क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी ही वीक वन डाय वॉल फोर्स से अटैच्ड है, अब आप यहाँ हाई टेम्परेचर दोगे तो जो भी पार्टिकल है सारे भाग जाएंगे, हीट मिलेगी भाग जाएंगे। एक कमरे में हीट लग गई, आग लग गई, भाग जाएंगे ना, तो क्योंकि ऑलरेडी वीकली अटैच्ड है। सिमिलरली तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है दे रिक्वायर लो टेम्परेचर, रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल ऑलरेडी वीक वन डबल फोर्स है तो फिर पार्टिकल को ज्यादा टेम्परेचर की तो जरूरत ही नहीं है, पर यहाँ पे रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है इफेक्ट, फोर्थ जो डिफरेंस आता है, दे आर रिवर्सिबल, दे आर रिवर्सिबल एंड दे आर रिवर्सिबल। फिजियोजॉर्प्शन रिवर्सिबल होते हैं एंड कीमोजॉर्प्शन जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। जब बॉन्ड एक दूसरे में बहुत टाइटली अटैच हो चुके हैं तो रिएक्शन रिवर्ट नहीं होती है, केमिकली अटैच हो चुके हैं तो जो रिएक्शन है वो रिवर्ट नहीं होती है, पर इसमें बॉन्ड वीक है, रिएक्शन
रिवर्सिबल रिएक्शन, जब इसे रिवर्ट किया है तो वापस से एयर भी सेपरेट आउट हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एब्सॉर्ब सब्सटेंस। रिवर्सिबल क्या है, ए सब्सटेंस बी के साथ मिला, दोनों कंबाइन हो गए, पर जब रिएक्शन को अगर सेपरेट आउट किया गया तो दोनों सेपरेट आउट भी हो सकते हैं, तो इसे डिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एब्सॉर्ब सब्सटेंस। लास्ट पॉइंट इज, इसमें जो होती है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है, इसमें जो होती है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल चारकोल है, चारकोल जब किसी गैस के साथ रिएक्ट होगा तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इस गैस के साथ रिएक्ट करूंगा या उस गैस के साथ रिएक्ट करूंगा, जो भी गैस अवेलेबल है वो हर एक को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ऐसा उसके साथ कोई पर्टिकुलर फंडा नहीं कि मैं इसको एब्सॉर्ब नहीं करूंगा या उसको एब्सॉर्ब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसी को एब्सॉर्ब करूंगा, या मैं अमोनिया को एब्सॉर्ब नहीं करूंगा, नाइट्रोजन को नहीं करूंगा, सिर्फ ऑक्सीजन को करूंगा या हाइड्रोजन। इट मीन्स इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक बोला जाता है, हर एक के साथ इजीली एडजस्ट हो जाता है। फिर इस केमिकल बॉन्ड के बीच में तो एब्सॉर्बेट और एब्सॉर्बेंट के बीच बॉन्डिंग की बात हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। यहाँ पे दोनों के बीच वीक वन डबल फोर्स है, यहाँ पे दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग वो केमिकल बॉन्ड है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो लो होगा क्योंकि वीक वन डबल फोर्सेस है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई होगा, केमिकल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा जरूरत होगी। टेम्परेचर ये रिवर्सिबल है, पर केमिकली बॉन्ड एक दूसरे में टाइटली अटैच है, इट इज इरिवर्सिबल। इसमें ये नॉन स्पेसिफिक है एंड दिस इज स्पेसिफिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे।